शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जो डोजियर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखा है, जो यूएन में पेश किया जाएगा, जो उन तमाम ममालिक को जो भारत को प्रेशराइज कर सकते हैं, उसमें जो मुतालबात रखे गए हैं वो ये है कि भारत पर प्रेशर डाला जाए कि वो पाकिस्तान में तमाम तर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बंद करे। साथ ही साथ इंडिया को ये कहा जाए कि वो टेरर फंडिंग बंद करे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में सीपैक के हवाले से, और जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं आज़ाद कश्मीर अक्रॉस बॉर्डर वो भी बंद किया जाए। साथ एक बात जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने की वो ये थी कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत को कंपेल करने में, मजबूर करने में नाकाम हो गई इस बात पे कि भारत ये तमाम कार्रवाइयाँ बंद करे, तो फिर पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, भारत भी एक न्यूक्लियर स्टेट है और पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है और फिर सूरत हाल हाथ से निकल सकती है। अकबर, यहाँ पर यह बात भी अहम है कि वज़ीर आज़म बहुत मरतबा ये बात भी कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन काबुल और कंधार में जो भारतीय सफारत खाना है वहाँ से ये सारी फंडिंग की जा रही है और अफ़गान बैंक्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके सबूत भी अब सामने आ गए हैं कि किस तरह से वहाँ से पैसे जो हैं यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक अब तक अरबों रुपए जो हैं वो दहशत गर्दों की सरपरस्ती करने में, उनको असलहा फराहम करने में, उनको खुद कुछ जैकेट्स फराहम करने में दिए जा चुके हैं। कोयटा और पेशावर में जो हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात हुए, इनके ताने बाने भी जाकर भारत से ही मिलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर कराची में जो हमला हुआ था उसके लिए दहशत गर्दों को असलहा और ख़ुद कुछ जैकेट्स जो हैं वो भी भारत की जानिब से फराहम की गई थी। और अब ये खबर आई है कि सीपैक को सबूताज करने के लिए बाकायदा तौर पर भारत में एक सेल बना दिया गया जिसकी निगरानी नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। और ये सभी जानते हैं कि जब से सीपैक का आगाज़ हुआ है और भारत की जानिब से किस तरह से कोशिश की जा रही है कि इस मंसूबे को ख़त्म किया जाए। जो कुलभूषण यादव है वो इसकी एक ज़िंदा मिसाल है कि वो किस तरह से आके उसने जो दहशतगर्दों का नेटवर्क है उसको न सिर्फ इकट्ठा किया बल्कि दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं और दहशतगर्दी के मंसूबे बनाए ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके। पाकिस्तान में बिल्कुल, उस वक्त भी पाकिस्तान ने एक डोजियर बनाकर न सिर्फ यूएन को भेजा था बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भेजा था, तमाम मगरबी ममालिक को भेजा था। उसके बाद इस बात को भी 3 साल गुजर चुके और अब फिर एक दफ़ा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जो ब्रिगेडियर गजनफर साहब कह रहे थे। अब सवाल ये है कि इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में पहले भी पैदा होती रही है। पाकिस्तान में भारत दहशतगर्दी मुसलसल यहाँ पर करवा रहा है, हमारे पास सबूत होते भी हैं, नाकाबिले तरदीद सबूत होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या एक्शन लेती है और इस दफ़ा पाकिस्तान ऐसा क्या मुख्तलिफ करेगा सफारती महाज पर। सईद काजी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी हैं, उनसे बात करते हैं। सईद काजी साहब, आप तो जो सबूत सामने लेकर आया पाकिस्तान, आपको लगता है कि जिस तरह से पहले डोसियर भेजा था उस तरह से अब डोसियर जिसमें शवाहिद मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि कैसे भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा या दुनिया सुनेगी हमारी बात? देखिए, दुनिया क्या सुनेगी, लेकिन बहरहाल ये अब जो भारत का जो एक था बड़ा यहाँ पे जो वेस्टर्न लिबरल उसे एक बड़ी डेमोक्रेसी के तौर पर लेते थे, कम से कम इतना जरूर हुआ है कि वो लिबादा उतर गया है और असल में हमें भारत अब उसका जो असल चेहरा है और उसका जो असल रूलिंग उसकी जो इशराफिया है वो जिस तरीके से मोदी को लेके आई है और जिस तरीके से वो उनकी सारा के सारा जो उनका एम्फेसिस है, क्योंकि वो कोई वेलफेयर नहीं कर सकते, अवाम को बेचने के लिए उनके पास पाकिस्तान दुश्मनी के अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात हमें ये भी ज़हन में रखनी चाहिए कि हम तकरीबन 80s की दहाई से ये इलाका रेशा दवाइयों का एक मरकज बना हुआ है। खास तौर पर इनकलाब सौर के बाद जो है वो आलमी इशराफिया ने और अमेरिका ने और हमने भी जो है एक यहाँ पे जिस तरीके से एडवेंचर किया और जो ऑपरेशन साइक्लोन था वो अभी तक चल रहा है और उसके असरात कम से कम चल रहे हैं। तो इसलिए हमें इसलिए चाहिए होगा कि हम अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल करें। सियासी तौर पर स्टेबल हम नहीं हो सकते जब तक हम इकोनॉमिकली स्टेबल ना हो। और फिर हमारे अंदर से जो है हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, बाहर से भी हमले हो रहे हैं, अंदर से भी हमले हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो आज सईद काजी साहब, ये जो अंदर से हमलों की आपने बात की, क्या यही वजह है कि पहली दफा इतनी डिटेल पाकिस्तानी अवाम के सामने भी रखी गई है? इससे पहले ये डिटेल्स यकीनन डोजियर्स में मौजूद होती होगी लेकिन यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सामने नहीं आती थी। देखिए, इसे हम कह सकते हैं कि रियासत ने अपना बयानिया सामने रखा है और उसने यहाँ पे इशारतन ये बताया है हमें कि कैसे एक जो है इस पर मुल्क और रियासत पर कब्जे की लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है और किस तरीके से आलमी ताकतों का सहारा लिया जा रहा है। तो हमें करना ये है कि अपने आप को अपनी मैशत को ठीक करना है, अपनी सियासत को ठीक करना है, अपने अंदर जो घुसपैठी हैं उनको देखना है, जो यहाँ से भाग के बाहर बैठे हुए हैं, ये जिस तरह से हुसैन नकानी टाइप लोग हैं,
इनको हमें एक बहुत सर जवाब देना है, मगर वो जवाब एक सूरत में होगा, और वो होगा कि इस मुल्क के अवाम की वेलफेयर हो, उन लोगों को आसानियां मिले, मैशियत हमारी बहाल हो। और ये जो काजी साहब आप कह रहे हैं कि हमें अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि अपनी बात मनवा सके, उसमें तो डेफिनेटली टाइम लगेगा, लेकिन उस दौरान हमें अपना दिफा करना है। और किस तरह से भारत दाइश पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें जो हैं उनको फंडिंग कर रहा है, और जो हालिया दहशतगर्दी की लहर आई पाकिस्तान में उसके ज़रिए जिस तरह से अमन को तबाह करने की कोशिश की गई, उसका हल क्या है फिर? देखिए, उसका यही हल है कि हमारी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो चौकस रहे, वो देखे, और खास तौर पर जो कंप्रोमाइज हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट माजी में करती रही है वो बिल्कुल ना करे। जिस तरह के लोगों को हुक्मरानी पे बिठाया गया और मुतमक्किन की उनको उनके बारे में अपने रवैया बदला जाए और उसमें सख्ती लाई जाए। देखिए ना, जिसका जो दिल करता है मुंह खोल के बात कर देता है। यहाँ पे जो बातें अनथिंकेबल थी, जो बातें आर्टिकल 6 की जद में आ जाती हैं, वो हम रोजाना बैठ के सुन रहे होते हैं। यही माल कमाया, यहीं से अपनी जिंदगियां बनाई, यहीं से अपनी एम्पायर्स बनाई, यहीं से पैसे कमा के बल लूट मार करके पूरी दुनिया में अपने असासे बनाए, और यहाँ को फिर गाली दे रहे हैं। देखिए ना, ये माशी अबतरी की भी वैसे वहां से तो इल्जाम ये लगता है कि इस वजह से हो रही है। आपने एक बात की कि लबादा उतर गया है भारत का, ये जो सेकुलरिज्म का था या फिर एक डेमोक्रेसी का था। सईद काजी साहब आप अग्री करते हैं, ऑल्दो कि इट्स अ सोल्जर्स पॉइंट ऑफ व्यू जो ब्रिगेडियर साहब दे रहे हैं, लेकिन उसके जो आगे मुज़मिरात होंगे, उसके आगे जो आफ्टर शॉक्स कहा जा सकता है, पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है उनका? देखिए, हमने अपने आप को एक बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन में डाल लिया है, और हमें एक आज़ाद खारजा पॉलिसी जो हमारे अवाम के मफाद में हो उसको हमें इख्तियार करना पड़ेगा। और जो प्रॉब्लम हमारे साथ आ रहे हैं ना, अमेरिका हमारी कोई दुनिया में आपकी मदद नहीं करेगा, कोई किसी की मदद नहीं करता। जो आता है वो अपनी लूट मार के लिए आता है। तो हमें ये लूट मार का सिलसिला बंद करना पड़ेगा। हमें जो है वो हमें इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। देखिए, 90s में जब खत्म हुआ था माहिदा चाइना का हांगकांग के हवाले से, तो वहां उन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश की, तो एक टेलीफोन कॉल की थी चाइना ने कि हम आधे घंटे में कब्जा कर लेंगे हांगकांग पे। उनको निकलना पड़ा दुम दबा के बरतानिया को। तो वो क्यों, क्या था? ये वही था ना जिन्होंने ताइवान में हांगकांग वापस किया था, ये जो अफ्यून की लड़ाइयां हो रही थी। तो बस बात क्या है? बात यह है कि हमें अपने अंदर से ताकतवर होना पड़ेगा, हमें इस निजाम को बदलना पड़ेगा। हमें जो एक यहाँ पे एक 1% लोगों को नवाजने और 99% लोगों को महरूम रखने वाला निजाम है, इसको खत्म करना पड़ेगा। और एक ताकतवर रियासत के तौर पर जब तक हम नहीं उभरते, ये लोग रेशा दवानियां करेंगे हमारी। काजी साहब, जब तक नहीं उभरते एक ताकतवर रियासत के तौर पर, तब तक क्या ये इस इंसल्ट के साथ ये इंजरी ऐड होती रहेगी हमारे लिए? क्या फिर तब तक वेट करें? देखें, कुछ रियलाइजेशन रियासत की सतह पर हुई है, कुछ पॉलिसी चेंजेस और शिफ्ट आए हैं, और एक चाइना की तरफ हमारा झुकाव भी गया है हमारे अपने मफाद में, और ये मजीद होना चाहिए। मगर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर जो 70 साल से इशराफिया इक़्तिदार में है, उसके जाती मफादात जो है वो वेस्ट में ज्यादा हैं। तो यार इसकी वजह से ये जोर ज्यादा लग रहा है। ये इंटरनल जो आपको स्ट्राइक नजर आ रही है, उसकी भी यही वजह है। हमें अपनी, मैं जिस तरह पहले अर्ज कर चुका हूँ कि अपनी खारजा पॉलिसी इस मुल्क के अवाम के मफाद को मद्देनजर रख के रीथिंक करनी पड़ेगी। हमें जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ये नहीं चल सकता। IMF पे हमारा जो इन्हिसार है हमें बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। हमें इस चुंगल से निकलना है, और ये बड़े फैसले हमें करने पड़ेंगे। हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि जिस तरह के बयानात दे दिए जाते हैं बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं की जानिब से, जिससे जो हमारे अपने इदारे हैं, हमारे मुल्क के इदारे हैं, वो कमज़ोर होते हैं, ये कितना ज़्यादा इस सारी सूरत हाल पर जो है असरअंदाज होता है? देखिए ना, ये जो कोल्यूजन था माजी में, आप रियासत ने उससे हाथ खींचा, और मैं इसे पॉजिटिव समझता हूँ कि ये जो माजी में जिस तरीके से जो है ये लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाते रहे या मुसल्लत हो गए, उससे हाथ खींचा है। और हमने रिसेंट हिस्ट्री में देखा है कि इदारों को, खास तौर पे अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है वो जितनी आज, मतलब मैं एक कंपैरेटिव बात कर रहा हूँ, उसमें जितनी आज वो आज़ाद है, इतनी पहले तो कभी नहीं थी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्टों पे अब हमले नहीं होते और हमले नहीं करवाए जाते। तो एक पॉलिसी शिफ्ट आया है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ, आपकी बात ठीक है कि हमें रीथिंक करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। और ये जो लोग अपने बाप दादा की जो मलकियत समझते हैं इस मुल्क को, हमें उन्हें डीथ्रोन करना पड़ेगा। हमें खुल के बात करनी पड़ेगी कि यहाँ पे किसी का। ठीक,
ठीक है, सईद काजी साहब आप साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर तज्ज़ियाकार सबाहुद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। सबाहुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो आज सामने लेकर आया पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत, क्या समझते हैं आप, कितना अहम होगा ये? और ये जो डोसियर अब भिजवाया जा रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में, आपको लगता है कि ये अब कुछ हेल्प करेगा पाकिस्तान की दुनिया को ये एहसास दिलाने में कि भारत दहशतगर्दी करवा रहा है पाकिस्तान में? जी बहुत शुक्रिया। मैं जिस पॉलिसी पे डे वन से एम्फेसाइज कर रहा हूँ वो रिवॉल्व करती है डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव के ऊपर। ये डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हमें बहुत पहले लॉन्च करना चाहिए था। बहरहाल ये पिछले कुछ अरसे से जब से मसले कश्मीर हाईलाइट हुआ है उस तनाजुर में भी, और हिंदुस्तान की जो कश्मीर में दहशतगर्दाना पॉलिसी है उसके तनाजुर में, और उससे पहले हिंदुस्तान जितनी शरअंगेजियां बलूचिस्तान में और उसके बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में फैला रहा है, ये तो सारे ऑन रिकॉर्ड है। हमारे पास कुलभूषण यादव अभी तक हमारी कस्टडी में है, उससे बड़ा सबूत हो नहीं सकता। हाल ही में एक हक परस्त रहनुमा अब्दुल हमीद खान जो कि गिलगित बल्तिस्तान में सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज को प्रमोट कर रहे थे, उसने सरेंडर किया है, से वापस आया है और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और उसने हिंदुस्तान की तमाम शरअंगेजियों को एक्सेप्ट किया है और बेनकाब किया है। इसके अलावा हमें और कितने सबूत चाहिए? हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह अपने कौंसल खाने बनाए उनको इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ, और यहाँ बदअमनी फैलाने के लिए। सबाहुद्दीन साहब, सबूत तो बेशबहा हैं, सबूत तो बहुत से हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों नहीं मानती? अब तक नहीं मानी तो अब कैसे मान जाएगी? आज तक नहीं। अगर या फिर सिर्फ हमें सबूत चाहिए या इक़दामात भी अब करने चाहिए, क्योंकि दुनिया तो नहीं सुन रही। देखिए, ओवरनाइट दुनिया कायल हो जाए और ओवरनाइट इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे स्टांस पे आए। बैनुल-अक़वामी जितनी भी सियासत होती है और जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो 1 साल 2 साल में इवॉल्व नहीं होते। लेकिन अगर ये पॉलिसी अभी शुरू की है तो हमने इस पे एम्फेसाइज करना होगा, हमें इसी पे जोर दे के इसको बढ़ाना होगा, और ये बात हमें डिस्करेज ना करे कि कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूक्लियर कंट्री है, और जहाँ पर न्यूक्लियर स्टेट्स इन्वॉल्व हों, जहाँ पर पूरी दुनिया का अमन स्टेट पे हो, और ये वाहिद रीजन रह गया है दुनिया में जहाँ पर जंग हो सकती है, तो यहाँ पर पूरी दुनिया के स्टेक है। इस बात को बताने की जरूरत है। इंतजार फिर सबाहुद्दीन साहब दुनिया किस बात का कर रही है कि मजीद हालात खराब हो उसके बाद आके वो बात सुनेगी इस रीजन की, क्योंकि ये खित्ता पूरा ही खतरे में है, 2 एटमी ताकतें आमने सामने हैं। जी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे, और पाकिस्तान हिंदुस्तान के तनाजुर में तो कन्वेंशनल वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो मैं प्रोफेस करता हूँ। यहाँ जब भी जंग होगी तो न्यूक्लियर जंग होगी, तो इसलिए यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेक्स हैं, और मेरे ख्याल में जिस लाइन को हमने पकड़ा है यानी डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जो लॉन्च हुआ है, इसी को हमें फर्दर करना चाहिए। एंड नथिंग शुड डिस्करेज अस कि दुनिया हमारी बात नहीं सुन रही। ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव से आपका मतलब ये है कि डिप्लोमेसी भी रखी जाए और साथ साथ बॉर्डर्स पर ऑफेंसिव अप्रोच रखी जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए बॉर्डर्स पे तो हमारा दिफाई जो जेमनियर है, जो वहां पर डिफेंसिव वो तो रहेगा। हम पाकिस्तान कभी भी एग्रेशन में बिलीव नहीं करते, लेकिन ये है कि जितने भी डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव से मुराद ये है कि जितने भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, एलाइज हैं, खैर खा हैं, और पाकिस्तान के जितने बैरून ममालिक में सिफारत खाने हैं वो अपना काम करें। इन सिफारत खानों को चाहिए कि वो काम करें, इस इशू को हाईलाइट करें, इसकी सेंसिटिविटी को मजीद उससे मीनिंग देर भाई कि अभी तक नहीं कर रहा पाकिस्तान का, अभी तक दफ्तर खारजा उतना एग्रेसिवली डिप्लोमेसी नहीं कर रहा था, आप ये कह रहे हैं? जी, इसमें मेरी अपनी जाती रिजर्वेशन है। जिस अंदाज में एग्रेसिव पोस्टर रखना चाहिए था वो वजारत खारजा का नहीं रहा। हाँ, हाल ही में जरूर तब्दीली आई है, लेकिन इसे तो हमें डे वन से ये पोस्टर अपनाना चाहिए था। देखिए, हिंदुस्तान अभी से तो ये नहीं कर रहा। ये अफगानिस्तान में उसकी शरअंगेजियां
वहां बैठकर पाकिस्तान के अंदर बदअमनी, बम धमाके और जितने भी दहशतगर्द तंजीमों की सपोर्ट है वो आज तो नहीं कर रहा, वो तो पिछले 20 सालों से कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और सबाउद्दीन साहब, कुछ ऐसी भी खबरें आती रहती हैं कि अपॉइंटमेंट्स जो सिफारतकारों की जाती हैं वो भी काफ़ी मशकूक होता है, मैरिट्स को नहीं देखा जाता बल्कि नवाजा जाता है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ भी सिफारतकारी या मुअस्सर सिफारतकारी पर असरअंदाज होती है? जी डेफिनेटली, बिल्कुल। देखिए, डिप्लोमेसी कोई नॉर्मल मेरे जैसे अनपढ़ लोगों का काम नहीं होता। डिप्लोमेसी एक प्रॉपर फील्ड है और डिप्लोमेसी एक साइंस है। इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना, रीजनल पॉलिटिक्स को समझना, फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स का रीजनल पे और रीजन का मुल्क पे क्या असरात हैं उन सबको समझना, और वहां पर मुल्क के। सबाउद्दीन साहब, आप ये कह रहे हैं कि करियर डिप्लोमेट्स को चांस देना चाहिए? ब्रीफली कह दीजिएगा, फिर जनरल गुलाम मुस्तफा साहब भी हमारे साथ। जी डेफिनेटली, नॉन पॉलिटिकल बल्कि मैं कहूँगा ए पॉलिटिकल और करियर डिप्लोमेट, जिनका ये करियर है, जिनका ये फील्ड है, सिर्फ करियर डिप्लोमेट्स को चांस देना चाहिए। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पहले भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम देखते रहे हैं, डोजियर्स और जिस तरह के सबूत सामने रखे, आज कौम के भी और UN भी भेजे और मुख्तलिफ ममालिक में भी डिफरेंट रिजल्ट। इस दफा कुछ आपको नजर आता है? सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अगर इन कॉन्टेक्स्ट देखिए, मैं पेसिमिस्टिक तो नहीं होना चाहता, ना मैं अपने मुल्क के लोगों को ऐसी को बात बताना चाहता हूँ जिससे कोई तासुर हुए कि शायद लेकिन बात यह है, देखिए, इन डोजियर्स को आप दुनिया में फैला दीजिए। बहुत अच्छा काम ही करना है पाकिस्तान ने, ये करना चाहिए पाकिस्तान को, दुनिया को इस तरह से इसको अवेयर करें इसमें। लेकिन क्या आपका ख्याल है दुनिया को पता नहीं है इस चीज का? अब क्या ख्याल, अफगानिस्तान से सब कुछ हो रहा है, जो अफगानिस्तान में कुव्वतें हैं, अमेरिका है, सोवियत यूनियन है, सॉरी अमेरिका है, इजराइल है, बरतानिया है, ये सब वहां मौजूद, उनको पता नहीं है इस चीज में? उसको सब पता भी है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें इन्वॉल्व भी है। और नंबर 3, मैं बहुत अच्छे से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो अमेरिका, इस किस्म की जितनी कुव्वतें हैं वो सरगर्म अमल हैं। पाकिस्तान इसको समझता है, पाकिस्तान इसके खिलाफ जो कर सकता है दिफाई तौर पे कर रहा है। मेरा आपसे कहने का जो है, हमें हर जगह ऑफेंसिव पे जाना है। पाकिस्तान खुद अपने हाथ पांव बांध लिए हुए हैं। बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर से, हमारे तो सियासी लीडरशिप पाकिस्तान को ब्लेम करती रहती है इस चीज के ऊपर। उनको ये सब कुछ पता भी है, तब भी वो बात करते रहते हैं। वो समझ इस बात पर है कि एक तो नंबर 1 ऐसे लोगों को पहचानिए खुदा के लिए। नंबर 2, अपने जो आपने जो कहते हैं ना कि इसे ग्लव्स ऑफ सिचुएशन है ना, हम कितनी देर अपने अवाम को, क्योंकि मेरे अदारों का जो फर्ज है, मेरी स्टेट का फर्ज ये है कि हमारे अवाम पाकिस्तान महफूज तर हो, बल्कि महफूज तरीन हो। उसको करने के लिए इस किस्म के दफाई काम तो हम करते रहें, लेकिन इसके साथ जब तक आप अपने ग्लव्स को उतार के मैदान में जिस तरीके से लड़ाई हो रही है उसको उसी तरीके से नहीं लड़ेंगे तो मीडिया में बैठ के बात करने से काम नहीं बनेगा। भारत नहीं रुकेगा इस चीज से, भारत करता रहा है, करता रहेगा। वो जनरल साहब, आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन नहीं हो जाएगी? अभी हम यहाँ पर ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ इस तरह का मामला अगर हम ग्लव्स उतार देंगे और दस्तों के रेबा बाकायदा बॉर्डर्स पर हो जाएंगे। आप कर लीजिए, आप लगे नहीं हुए एफर्ट से निकलने के लिए। उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स अभी आज पूरी करते हैं, जब भी देते हैं वो कुछ और आगे से आपको दे देते हैं। ऐसे ही एक्चुअली तो भारत को वहाँ कटहरे में होना चाहिए था, भारत की कटहरे में नहीं है। भारत ने दाइश को इस खत्ते में लेके आया है, इसके सबूत हैं। आज से 6 साल पहले भारत की 7 कंपनियां ब्लैकलिस्ट हो चुकी हुई हैं जो दाइश को सपोर्ट कर रही थी, उनको पैसे दे रही थी। मैं जो बात कर रहा हूँ प्लीज को समझिए आप। शट अप, ओके फाइन, हमें सब कोशिश करनी चाहिए, लेकिन क्या मेरी स्टेट को ये फर्ज नहीं है कि अपने अवाम को महफूज बनाए, पाकिस्तान को महफूज तर बनाए? उसके लिए हम देखिए, मिलिट्री में हम जैसे लोग जहाँ लोगों ने गुजार चुके हैं, हम इस चीज को अच्छी तरह पहचानते हैं कि आप दिफा पर रहेंगे तो उसमें आपको नहीं, यानी फ्रंट फुट पर आने की ज़रूरत है। गुलाम मुस्तफा साहब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि ये जिस वक्त में की गई है सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिस तरह से भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, उसके सबूत सामने लाए गए हैं, आपको क्या लगता है ये डोसियर भिजवाया जाएगा आलमी इदारों में तो ये मौसर होगा? क्योंकि इस तरह के डोसियर्स तो पहले भी भिजवाए जा चुके हैं, शवाहिद के साथ भिजवाए जा चुके हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आज के दिन हमें एक कौम के तौर पर दो चीजों पे फख्र करना चाहिए।
पहले इस चीज पे फख्र करना चाहिए कि पाकिस्तान अमन के साथ खड़ा है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, हम एक ऐसे मुल्क के वासी हैं जो अमन की बात करते हैं, हमेशा अमन की बात करते हैं। हमारे फाउंडिंग फादर कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अमन की बात की। हमारे आज प्राइम मिनिस्टर जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने हमेशा अमन को चांस देने की बात की और कहा कि जंग या किसी किस्म की कत्लो गारत उसका जो है हल नहीं है, लॉन्ग टर्म बातचीत और अमन से बात होती है। दूसरी चीज जिस पे हमने फख्र करना है वो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और उनकी पूरी टीम ने, हमारी पूरी मुसल्लह अफवाज ने आज इंडिया के ऊपर जो इंटेलिजेंस की प्रोफेशनलिज्म है उसकी वाज़े बर्तरी साबित कर दी। हिंदुस्तान जिसको ये जोम था कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है, हिंदुस्तान जिसको ये जोम था कि वहां पर टेक्नोलॉजी का क्योंकि बूम पहले आया था, पूरी दुनिया में उनकी टेक्नोलॉजी की इंटरेक्शन ज्यादा है, वो उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान में 5th जनरेशन वॉर में सबकत ले सकते हैं। यहाँ पर आपने आए दिन सुना होगा मिसिंग पर्सन का मसला भी। अब जो ये अभी सिंध में मसला हुआ है, जिस दरिंदे ने वो छोटी बच्ची को रेप किया है, अगर उस दरिंदे की वालदा देखेंगे, बहन देखेंगे, तो वो तो हमारी बहन और वालदा की तरह के मासूम लोग होंगे, वो उस दरिंदे की तरह के नजर आ। इसी तरीके से बहुत सारे मिसिंग पर्सन जो हिंदुस्तान के हाथों इस्तेमाल होकर यहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं और बाद में उनको गायब कर दिया जाता है उन्हीं मुल्कों की तरफ से जो उन्हें इस्तेमाल करते हैं। उनकी जब माएं बहनें जो हमारी माओ और बहनों की तरह की मासूम है, जब वो सड़कों पे आती हैं मिसिंग पर्सन के हाथ में पोस्टर लेकर, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद उनका स्टांस दुरुस्त है, किसी ने उनको ऐसे ही गायब कर लिया। आज ये बड़ी बात वाजे हो गई इन तमाम सबूतों से कि किस तरीके से यहाँ ब्राइब किया जाता है लोगों को, किस तरीके से लाखों रुपए देके यहाँ कत्लो गारत करवाई जाती है और दहशतगर्दी का एक जाल बिछाया जाता है। पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की कौम ने दहशतगर्दी का जिस तरह से पिछले 19-20 साल डटकर मुकाबला किया है, शहादतें दी हैं और पूरी दुनिया में ये साबित किया है कि अगर इस जंग को अल्लाह के करम से किसी मुल्क ने जीता है, दोबारा वापस अपने मुल्क में अमन कायम किया, तो सिर्फ पाकिस्तान है। बाकी जिस मुल्क में ये लानत पहुंची वो इस तरीके से इससे नबरदजमा नहीं हो सके। तो आज इंशाल्लाह बड़ा वाज़े पैगाम दोस्त ममालिक को भी गया है और ऐसे ममालिक को भी गया है जो हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं। उनको ये वाज़े पैगाम गया है कि पाकिस्तान अमन को चांस देना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान अपने दफा से गाफिल नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल, और इसका सबूत पहले भी अभिनंदन की वापसी की सूरत में पाकिस्तान दे चुका है, दुनिया को बता चुका है कि हम इसलिए वापस कर रहे हैं इस भारतीय पायलट को क्योंकि हम अमन के साथ हैं, अमन को मौका देना चाहते हैं। शहबाज गिल साहब, आपको नहीं लगता कि ये इस तरह की सूरत हाल है जिसमें जो तमाम बड़े हैं पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिल बैठना चाहिए, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, क्योंकि ये बहुत पाकिस्तान के लिए ये बात है। नेशनल एक्शन प्लान जब बना था तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हुई थी सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर। आप हुकूमत में हैं, कोई ऐसा प्लान है कि तमाम सियासी जमातों से रब्ता किया जाए इस एक मसले के लिए? देखिए, जब पाकिस्तान के दिफा की बात आती है, जब पाकिस्तान की सलामती की बात आती है, तो तमाम पाकिस्तानी मासवाए को चंद एक के जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, जिनके अपने इंटरेस्ट कोई हो, जैसे आपको चंद बदबख्त पाकिस्तानी इन वीडियोस में भी नजर आ रहे हैं जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिन्होंने पैसे लेके किसी और मुल्क के लिए काम करने को तरजीह दी। इस तरह के चंद पाकिस्तानी और चंद नाम नेहाद ऐसे सियासत में भी लोग हो सकते हैं जो अपने इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ चले जाते। उसके अलावा तो पूरा पाकिस्तान एक लड़ी में परोया हुआ है अपने मुल्क की सलामती के लिए। तो जो हुकूमत होती है, आपकी अफवाज होती है, वो उनकी जिम्मेदारी होती है, और दूसरे आपके मुल्क के डिफरेंट जो लोग आपके मीडिया से हों, भले एकेडेमिया से हों, पॉलिटिकल पार्टी से हों, कि वो अपने मुल्क की दफा के लिए जो भी उनके पास गुजारिशात हों, मशवरे हों, वो जरूर शेयर करें और मुल्क इकट्ठा होकर अपनी सलामती के ऊपर बात करें। तो इसलिए पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट तमाम लोगों को पहले ही हमेशा जो है वो उनसे डिस्कशन करती है। एक आखिरी छोटी सी ब्रीफ बात शहबाज गिल साहब, ये सब कुछ आपने जो फरमाया बजा, लेकिन कुछ अगर बलोचों की बात की जाए, कुछ महरूमियां तो हैं वहां पर, उनको भी एक्नॉलेज तो करना चाहिए, शायद उनमें भी उस रॉ में भी कोई बह जाता हो। देखिए, दो बातें क्लियर रखिए। दो बातों को हमने जो है ना वो मिक्स नहीं करना। डेवलपमेंट
जो है वो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में नहीं हुई थी। आप मेरे साथ अगर सफर करना शुरू करें तो जितना आप अंदर डीप जाते जाएंगे, आप लाहौर देख लीजिए, लाहौर पंजाब में है, लाहौर में आपको डेवलपमेंट ज्यादा नजर आएगी। आप डीजी खान में चले जाएं, वो भी पंजाब में, आपको डेवलपमेंट कम नजर आएगी। उससे आगे तौसा में चले जाएं, वो भी पंजाब में, वहां डेवलपमेंट और भी कम नजर आएगी। तो जितने दूर अफ्तादा इलाके हैं वहां पे डेवलपमेंट कम है। इसको हमने हर सूरत बराबर करना है। इसका हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है कि हम इसमें कोताही बरतें। जो कोताही पहले बरती गई वो नहीं बरतनी चाहिए थी। अब हमें हर सूरत, जैसे कल प्राइम मिनिस्टर तुर्बत गए, उन्होंने वहां से वाज़ेह पैगाम दिया कि हमारी हुकूमत बलूचिस्तान को बराबर पे लाएगी, बल्कि बराबर हैसियत कौम ना सिर्फ एक होना है, मजबूत होना है। बहुत शुक्रिया। आप शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप अपना कीमती वक्त दिया। आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे, और जो डोजियर और जो सबूत उन्होंने पेश किए भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के एतबार से, वो नाकाबिल तरदीद हैं। और उन्होंने कहा कि ये दुनिया के सामने पेश कर दिए गए, अब भी एक्शन न लिया गया तो फिर पाकिस्तान सेल्फ डिफेंस का राइट रखे।